हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं ज्ञानस्थली की सीरीज रोचक बातें। आज बात आसमानी बिजली की, दुनिया में होने वाला मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर। अभी हाल के दिनों में हमने ऐसी 2-3 घटना अपने आसपास ही सुनी है। आगे बढ़े इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हर बिजली चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। अगर आकाश में ही बिजली रहे तो उसे बिजली का चमकना कहेंगे, और अगर बिजली धरती या धरती पे किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसे बिजली का चमकना तो कहेंगे ही, पर साथ साथ ये बिजली का गिरना भी होगा। तो आज हम जानेंगे कि आसमान में बिजली का चमकना कैसे संभव हो पाता है, और अगर धरती पर बिजली गिरती है तो असल में होता क्या है। पहले हम इस फिनोमिना के पीछे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, जो कि है स्टैटिक चार्ज। दुनिया की हर चीज़ का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ एटम के लेवल तक तोड़ी जाए तो भी उस एटम के वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उस मूल चीज़ के थे। फॉर एग्जांपल, अगर लोहे को छोटा करते करते उसके एटम तक तोड़ा जाए तो भी वो एटम लोहा ही कहलाएगा। तो इस बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम में 3 चीज़ें होती हैं: न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में बराबर का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिला के एटम का नेट चार्ज 0 ही रहता है, और इसी वजह से नॉर्मल सिचुएशंस में कोई भी चीज़ का कुल चार्ज 0 रहता है। लेकिन जब कोई 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज। इसके चलते दोनों मटेरियल में चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है और कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज और एक मटेरियल में नेगेटिव चार्ज। इसी चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक चार्ज 2 तरीके के होते हैं। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसमें नेगेटिव स्टैटिक चार्ज, और जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उसमें पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज। अब सवाल कि बिजली आखिर चमकती कैसे है। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेता है। लेकिन फिर भी इस बादल का बड़े होते रहना और ठंडा होते रहना जारी रहता है। बादल का ऊपर का हिस्सा तो इतना ठंडा हो जाता है कि बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लगते हैं, और ये बर्फ़ के पार्टिकल्स जब हवा के पार्टिकल्स से रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन से पैदा होता है स्टैटिक चार्ज। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बेशक चार्ज बराबर हो, लेकिन वज़न इलेक्ट्रॉन का ही ज़्यादा होता है। इसलिए सारा पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है और सारा नेगेटिव चार्ज बादलों के नीचे वाले हिस्से में। तो यूं बादलों के नीचे वाले हिस्से में स्टैटिक चार्ज बन जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसमानी बिजली ठीक वही बिजली होती है जिससे हमारा घर रोशन होता है। दोनों ही बनती हैं इलेक्ट्रॉन्स की गति से, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यूं बिजली का चमकना 3 तरह से होता है। एक बादल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी। जब ये एक दूसरे के पास एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के अंदर बिजली चमकना कहते हैं। एक बादल का नेगेटिव चार्ज जब दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज के पास आ जाता है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जैसे बादलों के अंदर। इंट्रा क्लाउड और क्लाउड टू क्लाउड ये दोनों ही बिजली का चमकना है। और जो तीसरा तरीका अब मैं बताने जा रहा हूँ उसे बिजली के चमकने के साथ साथ बिजली का गिरना भी कहेंगे। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। घर तक पहुँचने वाली बिजली की ताकत ऊपर से गिरने वाली बिजली के सामने कुछ भी नहीं। ऊपर से जब बिजली गिरती है तो वो 10 करोड़ वोल्ट के बराबर की होती है, जबकि घर में सप्लाई होने वाली बिजली की मात्रा सिर्फ 220 वोल्ट की। इंसान पर बिजली गिरने से क्या होता है? आज तक जितने भी लोगों पर बिजली गिरी है उनमें से केवल 10% लोगों की ही मौत हुई है, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का चाहे तापमान और करंट बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, पर ये रहती है 1 सेकंड से भी बहुत कम मात्रा के लिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उस पर से हाथ हटा लेना। लेकिन फिर भी आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। सबसे पहले तो ये शरीर के जिस भाग से गुजरती है वहाँ तक स्किन पर एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान पेड़ों की जड़ या एक टैटू जैसा लगता है। साथ ही उन 10% केसेस में जिनमें इंसान बच नहीं पाता उसमें हार्ट अटैक की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम होती है। लेकिन वो 90% केसेस जिसमें इंसान सर्वाइव कर जाते हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज़ आवाज़ के कारण
कानों का फट जाना या शरीर के किसी अंग या पूरे शरीर का ही लकवा मार जाना। साथ ही बिजली गिरने के टेरर की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि मेंटल शॉक या डिप्रेशन। अगर बिजली किसी पेड़ पर गिरे तो उस पेड़ में ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली के गिरने से पैदा हुई गर्मी उस पेड़ के अंदर मौजूद मॉइस्चर को वेपराइज करती है और उसमें स्टीम पैदा करती है, और वो स्टीम पेड़ के तने या स्टेम को फोड़कर तेज़ी से बाहर निकलती है। लेकिन बिजली का गिरना पेड़ों के लिए कभी कभी ही नुकसानदायक होता है, बल्कि ज़्यादातर फ़ायदेमंद ही होता है। वो इसलिए क्योंकि बिजली कड़कने के दौरान उसकी गर्मी के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। इस दौरान जो बारिश पेड़ पौधों पर गिरती है उसमें नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो पेड़ पौधे और फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फल्गुराइट। जब कोई शक्तिशाली बिजली किसी रेत या चट्टान पर गिरती है तो उससे पैदा हुई गर्मी के कारण उस रेत या चट्टान के मिनरल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ये फ्यूजन एक ट्यूब के रूप में होता है जिसे फल्गुराइट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।